बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा ख्याल है कि आपने एडमिशन कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। अब ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। वो रट्टा वगैरह लगाना छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो फॉर्मेट है एमसीक्यूज़ का वो समझ आ जाए कि कैसे किसी भी लाइन में से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। और पास्ट पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आज हम लोग एमडी कैट केमिस्ट्री 2023 जो पास पेपर है उसको हल करने लगे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है उसको जल्द अज जल्द पूरा करे। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला आंसर जी कॉपर +2, बी है जी आयरन +2, सी है जी मैंगनीज +2 और डी है जी जिंक +2। ठीक है, तो हम जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने ट्रिक जो है वो अभी तकरीबन परसों लेक्चर अपलोड किया था, वो आप देख लीजिएगा, आपको इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। ये 10 क्यों है, 3d10 क्यों है और 4s1 क्यों है, ये भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो D है उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है कि वो स्टेबल हो सके। तो मैं आपको बताया था जो फुल फिल सब शेल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये जो है D सब शेल, इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाए तो ये स्टेबल हो जाता है। अगर इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करें तो सबसे पहले जी जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो S में ऐड होगा और रिमूव करेंगे तो S से ही रिमूव होगा। तो एक इसमें से गया और इसमें से गए तो D के ऊपर जो है वो 9 आ गए, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद जी बात करते हैं हम लोग आयरन की। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 26। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। इसकी भी अगर हम लोग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करें तो S में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो D के ऊपर 6 रहते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। मैंगनीज़ की बात करते हैं। मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर होता है जी 25 और इसकी भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जी इलेक्ट्रॉन अगर S के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो D के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे 3d5 इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं। तो ये है जी मैंगनीज़, इसको ऑप्शन में रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगला भी चेक कर लेते हैं। अगला है जी जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। तो इसके अंदर से अगर 2 भी जाएंगे तो फिर भी 3d10 रहेगा ना कि 3d5। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से वो होगा जी मैंगनीज़। ठीक है, क्योंकि मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लास्ट सब शेल में होते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 पेंटाइन एंड 2 पेंटाइन। आंसर इसके देख लेते हैं जी। पहला आंसर उन्होंने जो दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा उन्होंने दिया हुआ है ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, चार्ली जो दिया हुआ है 1% अल्कलाइन KMnO4 और डेल्टा जो दिया हुआ है उन्होंने
वो है जी K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, पहला जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट बनाने में यूज़ होगा और ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में मदद देगा। सेकंड जो है इसको हम ऑप्शन में रख सकते हैं क्योंकि ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन करता है। थर्ड जो है 1% अल्कलाइन KMnO4 ये हाइड्रोजाइलेशन ऑफ अल्कीन्स करता है और जो डेल्टा है K2Cr2O7 ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये जो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, इसमें हम लोग कंपाउंड लिख लेते हैं। पहला कंपाउंड जो है वो 1 पेंटाइन ठीक है, ये 1 पेंटाइन है पहला कंपाउंड। अगर इसकी हम लोग करते हैं हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो पहले जो कंपाउंड बनेगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ मिलके वो अल्कीन होगा। जब सेकंड हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो वो बनेगा जी अल्केन। और जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम होगा जी, क्योंकि पहले कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन होंगे और सेकंड कार्बन के साथ, तो वो होगा जी 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग 2 पेंटाइन की बात करते हैं इसके अंदर भी जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल की एडिशन होगी पहले 1 होगा तो इससे बनेगी जी अल्कीन और ये जो कार्बन होगा 2 और 3 होगा। ठीक है, और फिर जब सेकंड हम लोग ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में तो फिर बनेगा जी अल्केन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जारी बात है दूसरे और तीसरे कार्बन के ऊपर 2-2 ब्रोमीन अटैच हुए होंगे। जब 2-2 ब्रोमीन अटैच होंगे तो इसका जो कंपाउंड बनेगा 2,2,3,3 टेट्रा ब्रोमो और आगे जो है वो पेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंटिंग आती होगी। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन SN1 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहला है जी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, ये बता रहे हैं एबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन SN1 रिएक्शन के। SN1 रिएक्शन जो है वो सबसे पहले कौन से अल्काइल हैलाइड देंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इन्होंने बताया कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी उससे कम। दूसरा जो ऑप्शन है टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। चार्ली जो है सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर टर्शरी। ऐसे ही अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या फ़र्क है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है। तो उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उससे नाम दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो इसके अंदर जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टर्शरी वाला होगा, क्योंकि टर्शरी में क्या होता है पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता है और बाद में न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक करवाया जाता है और उसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो चाहिए होता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करें
SN2 रिएक्शन की, उसके अंदर क्या होता है, एक ही टाइम पे लिविंग ग्रुप भी निकल रहा होता है और एक ही टाइम पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टर्शरी है। वो पहले ही अपना लिविंग ग्रुप छोड़ चुका होता है और उसके पास इनफ स्पेस होती है कि उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। तो टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट इज़ द आयोपेक नेम ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। पहला ऑप्शन है जी 1,3 डाई आइसोप्रोपाइल 2 ऑन, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑन और 1,3 डाई मिथाइल प्रोपेन 2 ऑन। तो पहले जी इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है अपने कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ये आ गया जी कीटोन। डाई आइसोप्रोपाइल, इसका मतलब है प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन और आइसोप्रोपाइल इसका मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, आइसो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ से अब काउंटिंग जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेंटर में है, काउंटिंग इधर से भी करेंगे या इधर से करेंगे, मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो सेम ही आएगी। तो यहाँ से करते हैं जी 1, 2, 3, 4 और 5। अब मिथाइल ग्रुप कौन कौन से कार्बन पे अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। सी वाला क्यों नहीं किया हमने, क्यों रिजेक्ट किया है, यहाँ पर लिखा हुआ 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, दूसरी पोजीशन पे नहीं है कीटोन ग्रुप बल्कि तीसरी पोजीशन पे है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर मिरर इन टॉलरेंस टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर है जी कीटोन, एसिड, एनाल्डिहाइड या एन अल्कोहल। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 में, कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं और कीटोन्स नहीं देते। तो इसका जो डायरेक्ट ऑप्शन है वो आपने लगा देना है एन एल्डिहाइड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कम्पिटिटिव इनहिबिटर स्टॉप एन एंजाइम फ्रॉम वर्किंग बाय। पहला ऑप्शन है जी चेंजिंग शेप ऑफ द एंजाइम, मर्जिंग विद द सबस्ट्रेट, ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड कंबाइनिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये फ़र्क होता है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो सबस्ट्रेट की शक्ल के होते हैं, वो एक्टिव साइट को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो सबस्ट्रेट की शक्ल के नहीं होते, उसकी शेप के नहीं होते, तो वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई नहीं करते, वो बैक से या किसी और पोजीशन से अदर देन एक्टिव साइट जो है उसको एंजाइम को अटैक करते हैं और उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरा ऑप्शन मर्जिंग विद सबस्ट्रेट, तो ये भी नहीं है, इससे भी नहीं रिएक्शन रुक सकता सबस्ट्रेट के साथ मर्ज। ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और डेल्टा जो है कंबाइनिंग विद प्रोडक्ट, तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इफ़ फिनोल इज़ ट्रीटेड विद 3 मोल्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। पहला जो हमारा आंसर है जी ए, आर्थोनाइट्रोफिनोल बनेगी। दूसरा है जी पैरानाइट्रोफिनोल, चार्ली है जी ऑर्थोनाइट्रो एंड पैरानाइट्रोफिनोल और डेल्टा है जी पिक्रिक एसिड। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है जी रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। और उसके अंदर जो है जी जब हम लोग 3 नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं फिनोल को इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट, तो उसके नतीजे में जो बनता है प्रोडक्ट वो पिक्रिक एसिड बनता है, जिसको हम लोग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हेन 6d ऑर्बिटल इज फिल्ड द एंटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। ए है जी 7f, बी है जी 7d, सी है जी 7p और डी है जी 7s। तो यहाँ पर जी मैंने आपको ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, स्कूल, स्कूल पब्लिक, स्कूल पब्लिक, स्कूल डिवीजन पब्लिक, स्कूल डिवीजन पब्लिक, स्कूल फेडरल
डिवीजन पब्लिक और स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक। और नंबरिंग जो है एस की जो है 1 से हम लोग स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7। और पी की मैंने आपको बताया था कि पी की और एस की सेम रहेगी, तो 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। डी की जो है पी और एस से एक नंबर कम होगी, 3D 4D 5D और 6D। और एफ़ की जो है पी और एफ से 2 नंबर कम होगी, 4F और 5F। तो सवाल में उन्होंने क्या पूछा था कि जो 6D ऑर्बिटल है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम लोग किसके अंदर पुट करेंगे, तो वो आएंगे जी 7P के अंदर, ठीक है। 6D के बाद क्या आ रहा है 7P, तो 7P कौन से ऑप्शन में है, सी वाले चार्ली ऑप्शन में है जी 7P। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच एलिमेंट हैज़ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। आंसर है जी आर्गन, सोडियम, क्लोरीन और सल्फ़र। तो यहाँ पर सिंपली आपको पता लग जाएगा कि लास्ट वाला सब शेल है या शेल है उसके अंदर कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो यहाँ पर 6 पूरे हैं, ठीक है। एस में भी पूरे हैं, लेकिन एस का तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो आप जो है डायरेक्टली जो है वो इसका आंसर लगाएंगे आर्गन, जो कि नोबल गैस है, इनर्ट है, जो कि रिएक्ट नहीं करती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोटॉन नंबर, मीन्स के एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डैट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। तो पहला है जी 6, दूसरा है 14, तीसरा 22 और जो चौथा है वो 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। जो हमारा रूल है, ए है जी 1s2 2s2 एंड 2p2। बी है जी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, ठीक है। 10 और 4 14। चार्ली, चार्ली है जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2, ठीक है। इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लास्ट जो डेल्टा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। अब 3d6 के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो भी हम बना के चेक कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि कैसे आ रहे हैं। लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d6, ठीक है। तो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी डी वाला, डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो बिटवीन हॉटर एंड कोल्डर गैसेज रिमेन्स कंटिन्यू अनटिल ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल। पहला ऑप्शन है जी एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांजिशनल पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड तो वैसे ही क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो इसका तल्लक ही नहीं है। जो चार्ली है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, और जो डेल्टा है उसके अंदर वाइब्रेशनल की बात हो रही है सिर्फ। तो जो जब भी हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफ़र करती है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ तक कि दोनों मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए तब तक हीट फ्लो होता रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट इज़ द अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऑप्शन है जी इसके
completion of reaction, complete consumption of reactants, complete consumption of products, a state when there is not net concentration change। तो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो कंप्लीट होने वाला नहीं है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर कंप्लीट कंजप्शन हो जाएगी तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं बल्कि इरिवर्सिबल होगा। ऐसे ही अगर कंप्लीट कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गई फिर भी वो रिवर्सिबल नहीं बल्कि इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि उसके पास वो मॉलिक्यूल बचेंगे ही नहीं जो कि आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं। या तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाते हैं या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर तो हम लोग रिएक्टेंट उसमें से निकाल लें तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव कर जाता है, अगर हम लोग उसके अंदर से प्रोडक्ट निकाल लें तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है। जो लास्ट ऑप्शन है कि उसका जो अल्टीमेट फेट होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी स्टेट आ जाए जब उसके अंदर नो नेट कंसंट्रेशन चेंज हो, तो इसका ऑप्शन जो है वो डेल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, बोथ साइड वन बाय वन, या नो अफेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब कंसंट्रेशन की बात हो, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर तो हम लोग रिएक्टेंट डिक्रीज़ करें और प्रोडक्ट इंक्रीज़ करें तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो होगा जी बैकवर्ड, ठीक है। वो जो चेंज आया है, जो रिएक्टेंट हमने निकाल लिए हैं उस चेंज को पूरा करने के लिए, अगर रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करेंगे और प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करेंगे तो इन दोनों केसेस में भी फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं सवाल के अंदर कि अगर हम लोग प्रोडक्ट को जो है रिमूव कर दें, प्रोडक्ट को रिमूव किया, इसका मतलब प्रोडक्ट को डिक्रीज़ किया, तो जो हमारा रिएक्शन है वो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड फॉरवर्ड, या उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट साइड। जिस चीज़ में कमी होगी उस साइड को मूव करेगा। उसके बाद जो दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, प्रेशर वॉल्यूम का। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल जो हैं वो कम होंगे, नंबर ऑफ़ मोल जो है वो कम होंगे, वहाँ पर रिएक्शन मूव करेगा जब प्रेशर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। और इसके उल्ट ही जब प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे वहाँ पर रिएक्शन जो है वो मूव कर जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो कि किसी भी इंस्टेंट में लिया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, और एवरेज रेट ये है दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन चेक करेंगे तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये बुक लाइन है केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व इज़ ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। ए है जी कांस्टेंट, बी है इक्विलिब्रियम, सी है ग्रेटर और डी है जी लेसर। तो यहाँ पर जी पहले हम लोग समझते हैं जी स्लोप किसे कहते हैं। स्लोप जो होता है रेशियो ऑफ वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, अगर तो ये बड़ा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, ठीक है, या ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पर जी टाइम है मूव कर रहा और यहाँ पर कंसंट्रेशन, ठीक है। 1 सेकंड में 1 मोल पर डीएम क्यूब चेंज आया है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो सीधा बनेगा, ठीक है, कांस्टेंट। 2 सेकंड में 2, ये कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है, ठीक है। जब हम लोग इनको मिलाएंगे इनके एक्सिस को तो कांस्टेंट पॉइंट हमें मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व इज़ ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, तो बना लेते हैं इसके लिए भी ग्राफ। स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन,
ये टाइम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन है। अगर वो कह रहा है कि ग्रेटर है स्लोप एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, इसका मतलब ये कि 1 सेकंड में जहाँ उसने 1 मोल पर डी एम क्यूब मूव करना था वहाँ पर उसे 2 मोल पर डी एम क्यूब में ग्राफ बनाया है 1 सेकंड में, और ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट मिला और यहाँ पर, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया 2 और एक्स एक्सिस हो गया 1, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। इसकी जो स्लोप है वो ग्रेटर आ रही है, इसकी 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसकी स्लोप अगर ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ग्रेटर होगा। ग्रेटर स्लोप ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका जो आंसर है वो चार्ली। ग्रेटर स्लोप ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा जी चार्ली। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। ए जो ऑप्शन है बॉन्ड फॉर्मेशन, बी बॉन्ड ब्रेकेज, सी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज, और डी जो है वो आयनिक बॉन्ड। तो ये बात याद रखिएगा कि जो एनर्जी चेंजिंग होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान वो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों की वजह से होती है। तो बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और बॉन्ड अगर बनेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर था ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला एमडी कैट के पेपर के दौरान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ़र्दर और भी पेपर सॉल्व करूं, आपको बताऊं कि कैसे सॉल्व करना है, तो आपने उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ढेरों तरक्कियाँ अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।